हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम साहित्य सागर का लेसन नंबर 6 की रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बड़े घर की बेटी। इस कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ था तथा देहांत सन 1936 को हो गया था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पिता की मृत्यु के बाद इन्हें प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी। बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से साहित्य सृजन में जुट गए। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संग्रहित हैं। चलो अब कहानी पर चलते हैं। इस कहानी में मुख्य 5 पात्र हैं, जिनमें बेनी माधव सिंह जो गांव के जमींदार व नंबरदार हैं। इनके 2 लड़के हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी। चौथे पात्र इसमें आनंदी है, जो ऊंचे कुल की एक लड़की है, जिसके पिता भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के जमींदार हैं। आनंदी की शादी श्रीकंठ से हुई है। कहानी में आनंदी का झगड़ा अपने देवर लाल बिहारी से हो जाता है और बाद में आनंदी की समझदारी से दोनों में सुलह हो जाती है। तो चलिए अब रीडिंग करते हैं। गौरीपुर गांव में बेनी माधव सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो उसी गांव का जमींदार व नंबरदार था। उसके दादा किसी समय में बड़े अमीर थे। गांव में उनका पक्का तालाब व मंदिर था, जिसकी मरम्मत भी नहीं हुई थी। वे उसके परिवार के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह आधी से अधिक संपत्ति वकीलों पर खर्च कर चुके थे। अब उनकी आय 1000 वार्षिक से अधिक नहीं थी। बेनी माधव के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था, जो बीए पास था और शहर में दफ्तर में नौकरी करता था। छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह था, जो मजबूत दोहरे जिस्म का था तथा पहलवानी करता था। रोज सुबह उठकर लगभग 2 लीटर भैंस का दूध पीता था। श्रीकंठ की दशा अपने भाई से बिल्कुल विपरीत थी। बीए करने के चक्कर में वह शरीर से कमजोर था। उसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। श्रीकंठ बीए की डिग्री होने के बावजूद एक पश्चिमी देशों की सभ्यता, संस्कृति व प्रथाओं के प्रेमी नहीं थे, बल्कि उनकी बड़ी जोर पर बुराई और तिरस्कार करते थे। वह दशहरा के दिनों में बड़ी खुशी के साथ रामलीला में भाग लेते थे तथा खुद भी किसी न किसी पात्र का रोल करते थे। अपनी प्राचीन सभ्यताओं का वह बहुत गुणगान करते रहते थे। वे संयुक्त परिवार को बहुत सपोर्ट करते थे। आजकल महिलाएं परिवार में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करती, जिसे श्रीकंठ जाति व देश के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की महिलाएं उनकी बुराई करती थीं। कुछ महिलाएं तो उन्हें अपना शत्रु समझती थीं। खुद उनकी पत्नी भी इस बारे में उनका विरोध करती थी। वह अपने सास ससुर, देवर जेठ आदि से घृणा नहीं करती थी। वह यह सोचती थी कि यदि परिवार के साथ रहकर रोज रोज झगड़े हों, तो उससे अच्छा है कि परिवार से अलग ही रहा जाए। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी एक बड़े परिवार की लड़की थी। उसके पिता भूप सिंह एक छोटी रियासत के जमींदार थे। उनके पास बड़ी हवेली, एक हाथी, 3 कुत्ते तथा घर में ऐशो आराम की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। भूप सिंह का समाज में काफी सम्मान होता था। वे बड़े दयालु और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, परंतु दुर्भाग्य से उनके एक भी बेटा नहीं था। आनंदी चौथे नंबर की लड़की थी। वह अपनी सभी बहनों में सबसे सुंदर व समझदार थी। इस वजह से उसके पिता भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को हर माता पिता अधिक प्रेम करते हैं। ठाकुर भूप सिंह इस बात से काफी परेशान थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। वे चाहते थे कि शादी में ज्यादा खर्च भी ना हो और आनंदी को अच्छा परिवार भी मिल जाए। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया। भूप सिंह को श्रीकंठ का स्वभाव बहुत अच्छा लगा और श्रीकंठ से आनंदी का विवाह बड़े धूमधाम से करा दिया। आनंदी जब अपनी ससुराल आई तो ससुराल उसके मायके से पूरी तरह विपरीत थी, क्योंकि मायके में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, जिनकी उसे बचपन से आदत थी। ससुराल में ये सब सुख सुविधाएं बिल्कुल भी ना थी। हाथी घोड़े तो दूर की बात है, कोई सुंदर बैलगाड़ी तक नहीं थी। वह अपने साथ रेशमी चप्पल लाई थी, परंतु ससुराल में कोई बाग बगीचा भी नहीं था, जिसे पहनकर वह सैर कर सके। ससुराल के मकान में ना कोई खिड़की थी, ना जमीन पर फर्श था और ना ही दीवारों पर तस्वीरें थीं। ससुराल का घर एक सीधा साधा गांव का मकान था, परंतु आनंदी ने जल्दी ही अपने आप को इस परिस्थिति में इस प्रकार ढाल लिया कि जैसे उसने सुख सुविधाओं को समान कभी देखे ना थे। एक दिन दोपहर के समय आनंदी भोजन बनाकर अपने देवर लाल बिहारी का इंतजार कर रही थी।
कि तभी लाल बिहारी 2 चिड़िया लेकर आया और अपनी भाभी से बोला कि इन्हें जल्दी से पका दो, उसे बहुत तेज भूख लगी है। अब आनंदी इस नए व्यंजन को बनाने में बैठ गई। हांडी में केवल 1 पाव ही घी होगा, परंतु आनंदी बड़े घर की बेटी होने के कारण बचाना नहीं जानती थी। उसने सारा घी चिड़ियों के मांस में डाल दिया। जब लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो उसकी दाल में घी नहीं था, जिस पर उसने कहा कि दाल में घी क्यों नहीं डाला है। इस पर आनंदी ने कहा, घी तो सारा मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला कि अभी परसों ही घी आया है और इतनी जल्दी खत्म हो गया। आनंदी ने उत्तर दिया कि आज कुछ पाव भर ही घी था, जो सारा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, उसी तरह भूख से परेशान व्यक्ति जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है। उसी तरह लाल बिहारी अपनी भाभी की इस बात पर बहुत नाराज होकर बोला कि मायके में जैसे घी की नदी बहती होगी। महिलाएं गालियां और मार तो सह लेती हैं, परंतु अपने मायके की बुराई बिल्कुल नहीं सह सकती। आनंदी मुंह फेर कर बोली कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का। मेरे मायके में तो इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी इस बात पर जल भुन गया और थाली पटक कर बोला कि मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी जीभ खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, उसका मुंह लाल हो गया और बोली, वे होते तो तुम्हें आज मजा चखा देते। अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से रहा न गया और खड़ाऊ यानी लकड़ी की चप्पल उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसकी गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने खड़ाऊ अपने हाथ से रोकी, जिससे उसका सिर तो बच गया पर उंगली में काफी चोट आई। गुस्से के मारे कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। महिलाओं को अपने पति के बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। यह घटना बृहस्पतिवार को घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन यानी जहां गुस्सा होकर महिलाएं बैठ जाती हैं, कोप भवन में बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, श्रीकंठ का इंतजार करती रही। शनिवार को श्रीकंठ शाम के समय घर पर आए और बाहर आकर बैठ गए और कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल के समाचार और कुछ नए मुकदमों की चर्चा करने लगे। यह बातचीत रात के 10 बजे तक होती रही। गांव के सज्जन पुरुष इन बातों में ऐसा आनंद लेते थे कि खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। श्रीकंठ को भी उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह खाने का समय आया और पंचायत उठ गई। एकांत होने पर लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दो कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी लाल बिहारी की ओर लेते हुए गवाही दी कि हाँ, बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं है कि वह मर्दों से मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर बात क्या हुई। लाल बिहारी ने कहा कि कुछ भी नहीं, यूं ही अपने आप ही उलझ पड़ी। अपने मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती कहाँ है। श्रीकंठ खाना खाकर आनंदी के पास गए। वह गुस्से में भरी बैठी थी। श्रीकंठ भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा कि मन तो प्रसन्न है। श्रीकंठ सिंह बोले कि बहुत प्रसन्न है, लेकिन तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। आनंदी भड़क गई और झुंझलाहट के मारे उसके तन बदन में आग लग गई और बोली कि जिसने तुम्हें भड़काया है उसका मुंह फूंक दूं। श्रीकंठ सिंह ने कहा, इतना गर्म क्यों होती हो, बात तो बताओ। आनंदी ने कहा कि क्या कहूं, यह मेरी किस्मत है, नहीं तो एक गंवार जिसको चपरासीगिरी करने की भी तमीज नहीं, वो मुझे खड़ाऊ से मारकर अकड़े। श्रीकंठ ने इस पर कहा कि सारी बात साफ साफ कहो तो पता चले, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आनंदी ने बताया कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। हांडी में घी पाव भर से अधिक नहीं था। सारा घी मैंने मांस में डाल दिया। दाल के लिए घी नहीं बचा। जब वह खाना खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है और इस पर मेरे मायके को भी बुरा भला कहने लगा। मैंने भी कह दिया कि वहां तो इतना घी नाई का हार खा जाते हैं। बस इतनी सी बात पर उस दुष्ट ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मार दी। यदि मैं हाथ से नहीं रोकती तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछ लो मैंने जो कहा है वह सच है या झूठ। इस बात को सुनकर श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं तथा बोले कि उसका साहस इतना हो गया। आनंदी रोने लगी। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत व्यक्ति थे। उसको कभी भी क्रोध नहीं आता था, परंतु आनंदी के आंसुओं ने उसका गुस्सा और ज्यादा कर दिया। वह रात भर करवट बदलते रहे। गुस्से के कारण रात भर सो भी नहीं पाए।
सुबह अपने पिता के पास जाकर श्रीकंठ बोले कि दादा, अब मैं इस घर में नहीं रहने वाला। इस तरह की बात अगर श्रीकंठ का कोई दोस्त कभी कर देता था तो श्रीकंठ उस दोस्त को आड़े हाथ ले लेता था, परंतु आज दुर्भाग्य दुर्भाग्य से श्रीकंठ को ही इस तरह की बात कहनी पड़ी। बेनी माधव सिंह घबरा कर बोले, क्यों? जिसका उत्तर देते हुए श्रीकंठ बोले कि इसलिए कि मुझे अपने सम्मान का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय हो रहा है। जिनको बड़ों का सम्मान करना चाहिए वो अब सिर चढ़ते हैं। मैं नौकरी के कारण घर पर नहीं रहता। मेरे पीछे यहाँ औरतों पर खड़ाऊ फेंके जाते हैं। अगर एक दो कहने की बात हो तो वहां तक तो सहन कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई हाथ उठाएगा तो मैं क्या बोलूंगा नहीं? बेनी माधव सिंह कुछ जवाब नहीं दे पाए। श्रीकंठ हमेशा उनका सम्मान करते थे। श्रीकंठ के ऐसे तेवर देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए और इतना ही बोला कि बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? और औरतें इसी तरह घर बर्बाद कर देती हैं। उनको सिर पर चढ़ाना नहीं चाहिए। श्रीकंठ ने उत्तर दिया कि मैं इतना जानता हूं कि आपके आशीर्वाद से मैं पागल नहीं हूं। आपको भी पता है कि मैंने समझा बुझाकर गांव के कई घर बर्बाद होने से बचाए हैं, परंतु जब स्त्री के मान सम्मान की बात हो और उसके साथ अन्याय व जानवर जैसा व्यवहार हो तो वह सहन करने योग्य नहीं है। यह कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया मैंने। अब बेनी माधव सिंह भी गुस्से में होकर बोले कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे अगर भूल चूक हो जाए तो उसके कान पकड़ो। लेकिन इस पर श्रीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। बेनी माधव ने बोला कि स्त्री के पीछे। श्रीकंठ ने उत्तर दिया, जी नहीं, उसकी क्रूरता और नादानी के कारण। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ का गुस्सा शांत करना चाहते थे, परंतु यह मानने को तैयार नहीं थे कि लाल बिहारी ने कुछ गलत काम किया है। इसी बीच गांव के कुछ लोग हुक्का चिलम के बहाने मजा लेने वहां आ गए तथा गांव की कुछ औरतों ने यह सुना कि श्रीकंठ अपने पिता से लड़ने को तैयार है तो वह बहुत खुश हुई। उन औरतों का मन उन दोनों की बात सुनने को तरसने लगा। जो लोग गांव में इनसे जलते थे वह भी खुश हो रहे थे और वहां पर कुछ न कुछ बहाने से आकर बैठ रहे थे। बेनी माधव पुराने आदमी थे। वो लोगों के मन की भाप गए और सोचने लगे कि इन लोगों को अपने परिवार पर ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। वह तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। तुम्हारा जो मन करे वही करो। अब तो लड़के से अपराध ही हो गया है। श्रीकंठ लोगों की बात समझ नहीं सका और अपनी बात पर अड़ा रहा। उसे इन बातों का अनुभव नहीं था। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी, श्रीकंठ ने समझ में नहीं आई और बोल दिया कि मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारते हुए कहा कि बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह नासमझ लड़का है, उसे माफ कर दो। श्रीकंठ आवेश में आकर बोला कि उसकी इस दुष्टता को मैं कभी सहन नहीं कर सकता। या तो वह इस घर में रहेगा या मैं। यदि आपको अधिक प्यारा है तो मुझे जाने दो। यदि मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहो कि जहां चाहे वहां चला जाए। यह मेरा अंतिम निर्णय है। लाल बिहारी दरवाजे पर खड़ा होकर चुपचाप सारी बात सुन रहा था। वह श्रीकंठ का सम्मान अपने पिता से भी ज्यादा करता था। श्रीकंठ भी उससे ज्यादा प्यार करते थे। आज तक कभी भी श्रीकंठ ने लाल बिहारी को कुछ नहीं कहा था। जब श्रीकंठ इलाहाबाद से वापस आते थे, कुछ न कुछ वस्तु उसके लिए लाते थे तथा पहलवानी की मुद्गर भी श्रीकंठ ने बनवा कर दी थी। पिछले साल लाल बिहारी ने जब नागपंचमी के दिन दंगल में अपने से 1.5 गुना व्यक्ति को हरा दिया था, तब श्रीकंठ ने खुशी से लाल बिहारी को गले लगाया था तथा 5 रुपए के पैसे लाल बिहारी पर लुटाए थे। आज अपने भाई की ऐसी बात सुनकर लाल बिहारी को अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह पछता रहा था। श्रीकंठ के आने से एक दिन पहले ही लाल बिहारी के मन में डर था कि भैया क्या कहेंगे, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, क्या बोलूंगा। लाल बिहारी ने समझा था कि भैया बुलाकर मुझे समझा देंगे, परंतु आज उनकी आशा के विपरीत श्रीकंठ कठोर थे। वह पागल था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ अकेले में उसे समझा देते या 2-4 थप्पड़ भी लगा देते तो लाल बिहारी को इतना दुख नहीं होता, परंतु भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से यह सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर आया और कमरे में जाकर कपड़े पहने तथा अपनी आंखें पोंछी, जिससे कोई ये ना समझे कि वह रो रहा था। इसके बाद आनंदी के दरवाजे पर आकर बोला कि भाभी, भैया ने निर्णय लिया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे
और मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं घर से जा रहा हूँ। उन्हें फिर कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ है उसे माफ करना। यह कहते हुए लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ गुस्से में बाहर से आए। लाल बिहारी ने देखा तो गुस्से से आंखें फेर लीं और इस तरह निकल गए जैसे लाल बिहारी की परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, परंतु अब पछता रही थी। वह दयालु स्वभाव की थी। वह नहीं जानती थी कि कोई बात इतनी बढ़ जाएगी। लाल बिहारी की क्षमा मांगने से आनंदी का अब सारा क्रोध शांत हो गया था। वह रोने लगी। श्रीकंठ से आनंदी ने कहा कि लाल बाहर खड़े हुए रो रहे हैं, जिस पर श्रीकंठ ने कहा कि तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा कि अंदर बुला लो। श्रीकंठ ने उत्तर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा। आनंदी ने कहा, पछताओगे? लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हो गई है। ऐसा न हो कि वह कहीं चला जाए। श्रीकंठ नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर लाल बिहारी लौट पड़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला कि मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी ने उत्तर दिया कि जहां कोई मेरा मुंह ना देख सके। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी ने कहा कि तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे नहीं उठाना। जिस पर लाल बिहारी ने बोला कि जब तक मुझे यह मालूम नहीं हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगा। श्रीकंठ का दिल भी पिघल गया और उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने रोते हुए कहा कि अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। इसके सिवाय अगर आप मुझे जो सजा दोगे वह मुझे मंजूर होगी। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा कि लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। भगवान चाहेगा तो ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बहुत खुश हुए और बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। गांव में भी जिसने यह बात सुनी, उसी ने आनंदी की उदारता की सराहना की कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।